Myself, Rajat Kumar Pal. I secured rank 394 in UPSC 2020, and before that, I have also secured rank 43 in UP PCS exam same year 2020. आज हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग के लिए क्या ज़रूरी है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास तीन चीज़ें, हमारे पास आंसर राइटिंग के लिए होनी चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए हमारे पास कंटेंट, दूसरी चीज़ होनी चाहिए प्रेजेंटेशन, और तीसरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास स्पीड प्लस डिमांड ऑफ क्वेश्चन। जो लास्ट है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपको एडिशनल मार्क्स देगा, विल ऐड योर मार्क्स। और कंटेंट जो जब आप सिलेबस पूरा जब आप कवर कर लेंगे तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए, जो कि आपके पास होता है अगर आप प्री निकाले हैं तो कंटेंट की ऐसी दिक्कत नहीं आती है, सब लोग उसी कंटेंट को पढ़ते हैं और सबके पास ऑलमोस्ट सेम कंटेंट रहता है। अंतर इन दो चीज़ों में आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन स्पीड और आपके जो आप क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करें। तो मैं अपनी कॉपी से आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा मैंने क्या गलतियाँ करी हैं और साथ ही साथ कहाँ पे मैं अच्छा लिख रहा हूँ, तो वो चीज़ आप गलतियाँ आप ना करें और अच्छी चीज़ आप सीख लें। ये मेरी एक कॉपी है जिसमें मैं एक आंसर आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं, डिस्कस एनी टू लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स दैट शेप द रेवोल्यूशन इन द वेस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी, व्हाट वर दे रेवोल्यूशन, व्हाई वर दे रेवोल्यूशनरी। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने गलतियां क्या करी थी कि मैंने लिटरली डॉक्यूमेंट्स पढ़ा ही नहीं था। जो सर ने यहाँ अंडरलाइन करके बाद में मुझे बताया ये कुछ चेक्ड कॉपी है, तो मैंने यहाँ टू लिटरली डॉक्यूमेंट्स की जगह मैंने केवल इवेंट समझ के पूरा आंसर लिखा था। तो इवेंट्स में मैंने अमेरिकन रेवोल्यूशन बताया, अपने इंट्रोडक्शन में दिख रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया, तो ये चीज़ गलत थी, ये मेरी अप्रोच गलत थी। मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, तो यहीं पे मेरी क्वेश्चन की डिमांड में एड्रेस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं पता है तो सीधे सीधे मुझे नंबर नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स अगर मैं इसमें जो सही अप्रोच होनी चाहिए थी, तो मैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिख देता, चाहे वो कोई वॉल्टेयर के या रूसो के, कोई भी दो मुझे डॉक्यूमेंट्स याद नहीं भी होते तो मैं राइटर का नाम लिख के उनकी थिंकिंग या उनकी अप्रोच लिखता। लेकिन यहाँ मैंने ये गलती करी थी, जो मैंने क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस नहीं कर पाया था। उसके बाद अगली चीज़ आती है आंसर राइटिंग में हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो जब आप डिमांड एड्रेस करेंगे तो आप क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन भी अच्छा करेंगे, लेकिन उसमें भी कई कला होती है लिखने की। उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और आंसर से जिसमें मैंने ठीक लिखा था। एक पहले ऐसा आंसर देखते हैं जिसमें गलत लिखा हो। ये क्वेश्चन है, दो गांधी नेम्ड नेहरू एज हिज सक्सेसर, देयर आर सम क्रूशियल डिफरेंसेस इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब इसमें मेन चीज़ है गांधी, नेहरू, और उसके इसमें जो सक्सेसर वाला वर्ड यूज़ किया है, तो इससे हमें दोनों में डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। तो आंसर की अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम इंट्रोडक्शन ऐसा रखें जिसमें हम दोनों की इंपॉर्टेंस दिखा पाएँ। तो मैंने इसमें इंट्रोडक्शन लिखा था कि गांधी हैड शोन फुल फेथ इन नेहरू व्हेन ही डिक्लेयर नेहरू एज ए सक्सेसर। तो हम क्वेश्चन के उसको एग्री कर रहे हैं जो उन्होंने सेंटेंस दिया है, बट एट द सेम टाइम जब डिफरेंसेस पूछे तो इस क्वेश्चन का पूरा सार आपके इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए कि आप क्या बात करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट गांधी इज़ नॉट नेहरू एंड नेहरू इज़ नॉट गांधी। तो ये जो लाइन है ये ऐसे जनरली नहीं आएगी, जब आप धीरे धीरे चीज़ें लिखते जाएंगे या आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो इस टाइप की आप कोटेशंस खुद बनाने लगेंगे कि गांधी नेहरू नहीं है, नेहरू गांधी नहीं है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन है जो आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आएगी। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क भी देख सकते हैं, सर ने कहा गुड ट्राई टू मेक दिस टाइप ऑफ इंट्रो, तो यानी ये एक अच्छा इंट्रो है जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला पार्ट आता है आंसर राइटिंग में, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी। बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट, जिसके लिए एक अलग क्वेश्चन देखेंगे। यही देख लेते हैं, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन नेशन मेकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड।
तो कीवर्ड हमारे पास क्या है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इसका रोल नेशन मेकिंग में, और टाइम पीरियड जो क्रोनोलॉजी दी है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की पूछी गई है। तो ये तीन चीज़ें, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें आपके पास कोई डाटा एग्जैक्ट रूप से नहीं होगा। आप सोचेंगे कि आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आपके पास सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए गए, इंडस्ट्रीज बनाई गई, विजिलेंस इंस्टीट्यूशन बनाए गए, कई टाइप के इंस्टीट्यूशन, तो आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन में लिमिट होगी कि आप क्या क्या लिखें क्या क्या ना लिखें। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं देखूं, इसको मैं आज अगर देख रहा हूं तो मैं और अच्छा लिख सकता था। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ये आप इस टाइप के क्वेश्चंस में इंट्रोडक्टरी लाइन इतनी मैटर नहीं करेगी, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर भी मैंने इसमें लिखने की कोशिश करी है, जो जी हमारे इंस्टीट्यूशंस को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से बुलाते थे। जितने भी हमारे डैम्स थे, उस समय की इंडस्ट्री थी, तो उनको वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से बुलाते थे। तो मैंने वो चीज़ यहाँ कोट करी, तो ये इंट्रोडक्टरी लाइन मेरी अच्छी बन गई थी। उसके बाद बॉडी में, इसमें हम, मैंने जैसे आपसे कहा था कि कई तरीके के इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटल, एग्रीकल्चरल, रेगुलेटरी, एजुकेशनल। तो यहाँ मैंने कई सारे सेक्टर्स कवर कर लिए। तो इसमें चीज़ मिसिंग ये हो गई कि आप जो चीज़ कर सकते हैं अभी एक्स्ट्रा, तो इंस्टीट्यूशन का जो रोल है, तो इस रोल को मैंने नेशन मेकिंग के साथ लिंक नहीं किया। नेशन मेकिंग वाला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का मिसिंग हो रहा है। तो इसको, ये जो चीज़ मैंने समझाई है, अगर ये नेशन मेकिंग में लिंक कर जाए तो आंसर आपका बेस्ट हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ मैंने सारे इंस्टीट्यूशन बता दिए कि फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में ये था, फील्ड ऑफ रेगुलेटरी में ये इंस्टीट्यूशंस बने, एजुकेशन में यूजीसी बने, साइंटिफिक में इसरो, डीआरडीओ, ये सब बनाए गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब मैंने बताया। लेकिन इनका रोल जो है नेशन मेकिंग में मैं लिंक नहीं कर पाया। तो जो आपको करना है उसमें आप, अब मैं आपको प्रेजेंटेशन के कुछ तरीके बताऊंगा। बॉडी पार्ट में, बॉडी में जब आप, जैसे मैंने वहाँ, आप कुछ तरीके के फ्लो चार्ट हमेशा यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई वाइड फील्ड, कोई वाइड अप्रोच लेंगे, तो आप जैसे इंस्टीट्यूशंस थे तो कितने टाइप के हम दिखा सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से सारे दिखाए। जो नेशन मेकिंग वाला पार्ट मिसिंग था, उसके लिए प्रेजेंटेशन का तरीका एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है। एक टेबल बनाइए, अपने अपने सेक्टर का कोई भी इंस्टीट्यूशन लिखिए, 1 2, नंबरिंग हमेशा ज़रूरी है। आप डोंट यूज़ बुलेट पॉइंट्स, ये बहुत वेग चीज़ है। आप अच्छे आंसर लिखने के लिए आपको नंबरिंग हमेशा बहुत ज़रूरी रहती है। तो इसका जब आप लिंक करेंगे तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, उसका इम्पैक्ट नेशन मेकिंग है, वो आप यहाँ पे समझा सकते हैं। तो ये एक आपका लिमिटेड स्पेस में आप एक अच्छा बॉडी कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जब कंक्लूजन की बारी आएगी, तो कंक्लूजन में जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी थी, तो उसी टाइप की लाइनें हमें कंक्लूजन में भी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, अब मैं उसको नेशन मेकिंग से लिंक करूंगा, तो कंक्लूजन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको फ्यूचरिस्टिक स्कोप दे। इंट्रोडक्टरी हमने ऐसा लिया जो हमने अपने पास्ट से लिया, कंटेंट में हम दिखाएंगे प्रेजेंट और उसका स्टेटस क्या है, या फिर उसकी जो पूरी बॉडी वो पूछ रहा है, और कंक्लूजन में उसको हम आगे की तरफ लिंक करेंगे ताकि वो फ्यूचरिस्टिक लगे। तो कंक्लूजन में अगर इसका मैं अभी सोचूं, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि जो हमारे टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के, जिसे हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, temples of modern India will be playing crucial role in making India a $5 trillion economy and higher रैंक इन HDI। इसे आप पूरा लिखेंगे, कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म जब भी यूज़ करेंगे तो आंसर में एक बार शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, तो उस समय आपको फुल फॉर्म जरूर लिखनी होगी, उसके बाद आप भले ही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें। तो इसमें मैंने दो चीज़ें क्या करी, एक तो मैंने जो इंस्टीट्यूशन है उसको मैंने प्रेजेंट गोल से लिंक कर दिया अपने, जो हमारी गवर्नमेंट का गोल है, तो इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस अब और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैंने केवल इकोनॉमिक फैक्टर पे यहाँ फोकस हो रहा था, तो उसको मैंने लिंक करके यहाँ सोशल फैक्टर बता दिए, क्योंकि हमारे HDI में रैंकिंग भी बहुत कमजोर है। तो इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले होगा, एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपने यहाँ पूरे आंसर में दिखा दिया। इस तरीके से आप पूरा इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, ये सब चीज़ें आप एक प्रेजेंटेशन के तरीके बनाने पड़ेंगे। तो उस तरीके से आप हर आंसर को वैसे ही अप्रोच लेके चलें। और एक दो चीज़ें और आप लिख सकते हैं जो मैं ऐड करूँगा।
कि हर आंसर आप सेम अप्रोच में ना लिखें। अगर आप कोई आंसर पॉइंट्स में लिख रहे हैं, आपने पहला आंसर लिखा ऐसे, इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स, फिर आपने बनाया कंक्लूजन, जरूर आप अगला आंसर ऐसा ना लिखें कि आपके सारे आंसर इसी फॉर्मेट में। आप अगला आंसर पैराग्राफ में लिखें, आप कोई फ्लो चार्ट बनाएं, और जो आपकी कॉपी का पेज होता है, इसमें हमारे पास इतना स्पेस रहता है, इतने में आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आप इंट्रो लिखेंगे। मैं क्या करता था कि यहाँ पे साइड में मैं छोटे छोटे बॉक्सेस, जैसे हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स में देखते हैं, जो कि कोई टर्म की डेफिनेशन है या कुछ है, मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिख रहा हूँ कि HDI या फिर मेरी कोई चीज़ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा HDI रिपोर्ट 2020, यहाँ लिख दूंगा इंडिया रैंक दिस। मैंने यहाँ उसे करंट से लिंक कर दिया, और ये केवल एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आपने यहाँ कोई अगर आप कोट लिख रहे हैं तो आप उसको यहाँ लिंक करें, कोई भी करंट चीज़ आप यहाँ लिंक आराम से लिंक कर सकते हैं। जैसे जितना जो आत्मनिर्भर भारत वाला मेरा अभी ध्यान में आ रहा है, तो उसमें जो 5 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी उन्होंने बताए हैं, तो उसमें उसको आप एक सेंटेंस के रूप में लिखेंगे कि दिस इंक्लूड दिस 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 दिस, उससे बेटर रहेगा आत्मनिर्भर भारत इंक्लूड्स 5 पिलर्स। सेंटेंस वहीं रोकिए, साइड में छोटा सा बॉक्स बनाइए, 5 पिलर्स आप सीधे सीधे दिखाइए। एग्जामिनर को पढ़ने में जितनी आसानी होगी उतना आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। कई बार क्वेश्चंस हमारे ऐसे आएंगे जिसमें आपके पास कंटेंट लेस होगा, कंटेंट लेस, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा। इसमें आपको बैलेंस करके लिखना होगा, तो मोर कंटेंट आप फ्लो चार्ट और इन सब से इस कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें लिख पाएंगे, तो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। टफ कब होता है? जब हमारे पास कंटेंट होता ही नहीं, तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो जेनरिक होगा। जेनरिक आंसर लिखें उसमें, हाँ, लेकिन उसमें स्पीड इतनी रखें और उसको स्पीड ज़्यादा रखें, और ऐसे क्वेश्चन में टाइम हमेशा लेस दें, क्योंकि जो जेनरिक आंसर है वो सब हर इंसान उसको जेनरिक लिखेगा, कोई स्पेसिफिक प्रिपेयर करके नहीं आता है कोई भी आंसर। तो इसमें आप जेनरिक रखें, और ओवरऑल 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको हर क्वेश्चन परफेक्ट नहीं लिखना है, मोस्टली आंसर आपके जेनरिक रहेंगे। जेनरिक का रोल आपका लगभग 60% रोल आंसर आपके जेनरिक होते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी स्पीड नहीं बन पाती है कि आप सारे आंसर एकदम अप टू द मार्क लिखें। लेकिन हाँ, ये जितने भी आपके आंसर स्पेसिफिक हों, जो आप जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, वो आप अच्छे से लिखें, तो उसमें आप अपना प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप जरूर ऐड करें। तो ये चीज़ें होती हैं, ये होती हैं आपकी आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन। हमेशा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आंसर राइटिंग के लिए। जो चीज़ें मैंने शुरू में बताई हैं आपको, बस आप डिमांड एड्रेस कीजिए क्वेश्चन की, अपनी स्पीड का ध्यान रखें, प्रेजेंटेशन पे काम करें, कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे, डिमांड, स्पीड, प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ें हैं जो आपके आराम से मेंस के मार्क्स, मैं अगर अपने मार्क्स आपको बताऊं, जब मेरे 2019 के मार्क्स थे जीएस में 687 मार्क्स थे, उस समय मैं ये सब चीज़ें नहीं करता था, ना प्रेजेंटेशन अच्छी थी, ना मैं कैची लाइंस लिखता था। उसके बाद जब 2020 का मेंस दिया, तो इसमें मेरे मार्क्स थे 773 या 72 शायद, जितने भी थे। तो यू कैन सी द नंबर ऑफ, और सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी 73 + 13 मोर देन 80 मार्क्स आई हैव इंक्रीज इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो ये वो चीज़ें यही हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका श्योरली मेंस में मार्क्स बढ़ेंगे, और मेंस में मार्क्स बढ़ने का मतलब है आपका सिलेक्शन हो जाएगा एश्योर्ड। सिलेक्शन एश्योर्ड होता है आपका मेंस से, उसके बाद आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी, वो आपका इंटरव्यू करेगा। तो इंटरव्यू रैंक आपकी ऊपर से नीचे करता है, लेकिन सिलेक्शन एश्योर्ड मेंस करता है। तो आंसर राइटिंग हमेशा क्रूशियल रोल प्ले करेगी, तो इस पर हमेशा ध्यान दें।